हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। और जो लास्ट टाइम की आपको जो प्रिपरेशन होनी चाहिए, जो लास्ट टाइम की आपके पास कह सकते हैं आपकी जो आपका रिवीजन होना चाहिए लास्ट टाइम पे, वो आपको हम यहाँ करा रहे हैं। आपको हम क्लास 12 के पूछे जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ कराएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल और गॉस थ्योरम करा दी है। आज हम अपने लेक्चर में चैप्टर 2 से पूछे जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। वे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो आज हम वो करेंगे। एसआर मैथमेटिक्स, जहां पर आप अपना रिवीजन कर रहे हैं और क्विक रिवीजन कर रहे हैं, आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आपकी जितनी भी क्वेरी होगी शायद वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएगी। और चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक सेशन, जो भी आज हम अपना शुरू करते हैं। क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं। ये जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमसे जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट प्लेस एट एक्सियल पोजीशन या ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये 14, 15, 16, 17, 18 में पूछा गया है। दूसरा टॉपिक द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये 12, 13, 16 में पूछा गया है। इसकी पोटेंशियल सरफेसेस एंड इट्स डेरिवेशन 20 में पूछा गया है। और वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये 17, 19, 20, 22 में पूछा गया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हमसे 14, 15, 16, 17, 18, 22 में पूछा गया है। आज हम इन पांचों टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये आपके चैप्टर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हमने अपना पहला टॉपिक शुरू कर लेना है। हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट प्लेस्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारा पॉइंट ए मान लेंगे, इसे पॉइंट बी मानेंगे, इसे सेंटर ओ मानेंगे, ये बीच की डिस्टेंस आर मानेंगे। आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में तो पता ही होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है हमारा ऐसा सिस्टम जो दो चार्ज से मिलकर बना होता है, जो कि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। ऐसे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2L होती है। और 12 डिस्टेंस होती है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है P इक्वल्स टू 2Ql, इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। इसकी यूनिट कूलम्ब पर मीटर होती है और इसकी डायमेंशन ALT होती है। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। आज हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट प्लेज एट एक्सियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज हम अपना ये वाला लेक्चर एक अच्छी सी जज्बे के साथ। लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू इट, लेट्स गो। हमने जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपकी थ्योरी मस्ट इंपोर्टेंट होती है कि आप अपना क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, कितना अच्छा अटेम्प्ट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपकी थ्योरी मस्ट होनी चाहिए। आज इसलिए इसी वजह से, इसी लिहाज से मैं आपके लिए थ्योरी भी लेकर आया हूँ। इस डायग्राम को समझाने के लिए हम इस थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे। हम बोलेंगे, और हाँ ध्यान रखिएगा, पिछली वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डायपोल वाले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। लेकिन आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ऑन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जितने भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पे जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और इसको शुरुआत करते हैं इस थ्योरी के साथ। लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मानेंगे, ए बी इज प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्लेस्ड है, वेयर प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, जो प्लस क्यू चार्ज है वो ए पॉइंट पर रखा है और जो माइनस क्यू चार्ज है वो बी पॉइंट पर रखा है। और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 12 मीटर इसकी डिस्टेंस है। हम इसको मेजरमेंट में 12 मीटर बोल सकते हैं। एट एनी पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी पर डिस्टेंस आर, जो कि सेंटर से, इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, वो उसकी एक्सेल पोजीशन पे पी पॉइंट जो है वो आर डिस्टेंस पर है।
वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी, हमें इसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पर निकालना है। द डिस्टेंस ऑफ पी, और हम ये भी जानते हैं कि जो डिस्टेंस होगी पी से प्लस क्यू चार्ज से वो कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी है, एल है, तो ये कितनी होगी, आर माइनस एल होगी। और ये कितनी एल और माइनस क्यू चार्ज तक कितनी डिस्टेंस होगी, वो होगी, ये डिस्टेंस कितनी है, आर है, ये कितनी है, एल है, तो ये कितनी होगी, आर प्लस एल, ये टोटल डिस्टेंस, ये इसकी इतनी डिस्टेंस होगी। आप समझे? उसने बस यही बोला कि जो प्लस क्यू चार्ज से जो डिस्टेंस होगी वो आर माइनस एल होगी, और जो डिस्टेंस होगी प्लस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम चार्ज माइनस क्यू, वो आर प्लस एल होगी। इफ कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल, यदि कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल वी वन और वी टू है, तो V1 V2 है रेस्पेक्टिवली, V1 V2 है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, प्लस क्यू चार्ज पर आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, वो होगा V1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल वोल्ट। इतना हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा पी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से। और आप ये भी जानते हैं कि पी पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो होगा V2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल इंटू वोल्ट। इतना हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पॉइंट पर होगा माइनस क्यू चार्ज की वजह से। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, कुछ नहीं होगा भाई, दोनों पोटेंशियल को हम जोड़ देंगे तो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जोड़ेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, V1 की वैल्यू रखेंगे हम इंटू के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल। दोनों की वैल्यू हमने रख दी है, V1 V2 की वैल्यू हमने इसमें रख दी है। तो अब क्या होगा, इसका आपको जो है सॉल्यूशन है, इसको आपको खुद करना पड़ेगा। एक जो माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा वो माइनस के में बनेगा। V2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल। इतना हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा। V2 जो हमारा बनेगा, इतना बनेगा, वो माइनस क्यू चार्ज की वजह से बनेगा क्योंकि अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, आप मैं यहाँ वी नेट लिख देता हूँ, आपको इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा आपको। मैं क्योंकि आपका यहाँ रिवीजन करा रहा हूँ तो आपको मैं सीधा इसका रिलेशन बताऊंगा कि कितना रिलेशन आएगा। इसका रिलेशन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू पी टू क्यू एल अपॉन पी, सॉरी, ये होएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर इंटू वोल्ट। पोटेंशियल, वोल्ट में पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, इस वजह से हम इसको वोल्ट लिखेंगे। जो हमारा वी रिजल्टेंट होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू टू क्यू एल। क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है वो P इक्वल्स टू 2QL होता है। तो इसकी जगह हम क्या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट रख सकते हैं, तो P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर वोल्ट। अब क्योंकि जो L है वो R से बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो हम L की वैल्यू बिल्कुल नेग्लेजिबल कंसिडर करेंगे। नेग्लेजिबल का मतलब है बिल्कुल जीरो कंसिडर करेंगे, और जीरो कंसिडर करने का मतलब है ये बन जाएगा हमारा ई फाइनल रिजल्टेंट, सॉरी, वी फाइनल यानी पोटेंशियल जो रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर वोल्ट। ये हमारा रिलेशन होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सियल पोजीशन पे। ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा। और आप जो है अपने एग्जाम में ये थ्योरी भी यूज कर सकते हैं, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप पूरा लॉन्ग क्वेश्चन इस टाइप से लिख सकते हैं, आपका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि डिराइव्ड एन एक्सप्रेशन फॉर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी एक्सियल पॉइंट which is at r distance from the center of electric dipole, तो आप इस डेरिवेशन को कर सकते हैं, आप इस थ्योरी को यूज कर सकते हैं। जो हमारे एग्जाम में, आपके एग्जाम में दूसरा टॉपिक पूछता है, वो पूछता है
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन ई डाइपोल। वो हमसे इस क्वेश्चन के बारे में भी पूछता है और ये कई बार पूछा गया है। जैसे कि मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था, ये कई बार पूछा गया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको ये पढ़ना चाहिए, आपको इसका रिवीजन करना चाहिए और इसका रिवीजन मैं आपको कराता हूँ। हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल मानेंगे ए बी। इलेक्ट्रिक डायपोल मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखा है, जैसे कि आपको पता होता है यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा होता है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 12 होती है। ये इसका सेंटर ओ होता है, ओ होता है भाई, ठीक है। इसको हम पॉइंट पी मान लेंगे, और जो पी की डिस्टेंस है सेंटर ओ से वो कितनी है? वो है हमारी आर डिस्टेंस है। आर है कि नहीं है? यार ये वीडियो फिर रुक गई। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है कि ये एंगल 90 डिग्री में बना रहा है, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है। तो अकॉर्डिंग टू हाइपोटेन्यूस रूल के अकॉर्डिंग ये वाली साइड कितनी आएगी? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर हाफ आएगी। ये कितनी आएगी? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर हाफ, ये भी इतनी आएगी। अब आपको पता है कि इसकी थ्योरी अगर आपको नहीं पता है तो आप इसकी थ्योरी ऐसे लिख सकते हैं, लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी इज प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो ए बी डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, वो एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के में रखा है, जिसका चार्ज प्लस क्यों ए एंड पर है और माइनस क्यों बी पॉइंट पर है, प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2l, जो कि ए और बी के 2l डिस्टेंस पर रखा हुआ है एट पॉइंट पी। ये पॉइंट पी है, यहाँ पर पॉइंट पी है ये, ओके। एट डिस्टेंस आर, जो कि आर डिस्टेंस पर रखा है, किस आर डिस्टेंस पर तो रखा है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से रखा है। ये पॉइंट पी है इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर ओ से रखा है आर डिस्टेंस पर, ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। ये हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन है। व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी फाइंड, इस पी पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इट इज क्लियर इन फिगर, ये हम फिगर में भी देख सकते हैं, दैट द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बोथ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इज इक्वल। ये जो डिस्टेंस है प्लस पी की प्लस क्यू चार्ज से और माइनस क्यू चार्ज से, वो इक्वल है। हेंस वो कितनी है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यही हमारी डिस्टेंस है, दोनों की डिस्टेंस इक्वल है। आप ऐसा बोल सकते हैं पी ए इज गुड्स टू पी बी, जो पी ए की डिस्टेंस है पी बी की डिस्टेंस है वो हमारी इक्वल है, हम ऐसा बोल सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, अब हमारा यही बात है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा पॉइंट पी पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से, वो कितना होगा? प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि हमारा पी पॉइंट पर बन रहा है, वो कितना होगा? आपने पहले भी पढ़ा था इक्वेटोरियल पोजीशन, आपने इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ी थी, वो हमने समझाया था, वो कितनी आई थी। बस कुछ नहीं करना भाई, अब की बार हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो उसी थ्योरी को और उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम अपना ये वाली थ्योरी आगे आगे चलाते हैं। वो होती है हमारी 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर हाफ इनटू वोल्ट। और जो हमारी माइनस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा पॉइंट पी पर, वो कितना होगा? वो होएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब क्योंकि आप जानते हैं, ये बात जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से है, तो इस वजह से हम माइनस भी आएगा। और आप अब देखिएगा क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा यानी जो V आएगा, वो कितना आएगा? V1 + V2। V1 + V2 कीजिएगा, V1 + V2 कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर हाफ माइनस 1/, चलो प्लस कर लेते हैं यहाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट V2 की वैल्यू रखिए, क्यू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर हाफ। क्या ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है? क्या ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा? इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक या ई वी नेट कितना आएगा? वो आएगा हमारा जीरो। अरे ये तो जीरो आ गया, और जीरो ही होता है भाई।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पोजीशन पर किसी भी डायपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है भाई। ये आपको पता होना चाहिए और इसकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। इसकी डेरिवेशन इसी टाइप से होगी और ये फाइनल डेरिवेशन है और ये कंप्लीट डेरिवेशन है। आप इस डेरिवेशन को इस टाइप से भी कर सकते हैं। जो हमारा टॉपिक थर्ड है इस चैप्टर का, जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स डेरिवेशन। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, उसका आपसे डेरिवेशन पूछ लेता है कि उसका डेरिवेशन क्या है। तो डेरिवेशन तो हम इसका कर लेंगे, डेरिवेशन को करनी बड़ी बात नहीं है। आप क्योंकि इसका रिवीजन कर रहे हैं तो आपको बता दो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, क्या होती है, ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर, जिसके हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है। यानी इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो इसी पॉइंट पर भी होगा, जो इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा वो इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। यानी जो V1 होगा वो V2 के इक्वल होगा, वो V3 के इक्वल होगा, वो V4 के इक्वल होगा, वो V5 के इक्वल होगा, वो Vn के इक्वल होगा। ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती है। ऐसी सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बोलते हैं। अब क्या होगा, वो आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, ऐसा डायग्राम देके पूछ लेगा कि इस सेंटर पर दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स के सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो हमसे ये पूछ लेता है। हम क्या करेंगे, हम मानेंगे, लेट क्यों, हम मान लेंगे कि जो इस पूरे स्फीयर पे, इस पूरे इस वाले स्फीयर पर, इस वाले स्फीयर पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो है हमारा क्यू। क्यू नेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और वो क्यू जो स्मॉल वाले इस वाले स्फीयर में वो Q1 के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस वाले स्फीयर में Q2 के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे आपको पता होगा। अब क्योंकि ये जो चार्ज है ये इनकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी में डिस्कस कंसिडर करेंगे कि जो हमारे कंसिडरिंग स्फीयर्स पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड होगा टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स में Q1 Q2 के रूप में होगा, और उसको हम नेट क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू क्यू। जो इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा और इसके डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का सम टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज के इक्वल होगा। अब ऐसी कंडीशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बोथ स्फीयर्स की, इस स्फीयर की, इस वाली स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, मतलब इक्वल होगी। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले सर्किल की होगी वो वही सरफेस चार्ज डेंसिटी सेकंड सर्किल की होगी। और आपको पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है Q1 अपॉन 4 पाई R1 का होल स्क्वायर। ये पहले सर्किल की सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और जो दूसरे माफ कीजिएगा, ये पहले स्फेयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और ये दूसरे स्फेयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी है। दोनों इक्वल होगी। क्या रिलेशन निकलेगा, रिलेशन निकलेगा Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू R1 का होल स्क्वायर अपॉन R2 का होल स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये हमारी इक्वेशन 2 है। इससे इस इक्वेशन से हम Q1 की वैल्यू निकाल लेंगे। Q1 इज इक्वल्स टू R1 का होल स्क्वायर अपॉन R2 का होल स्क्वायर इनटू Q2। अब Q1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में Q1 की वैल्यू रखने पर फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू Q। ये हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है। और जो हमारा जो इसमें पुट करना है वो कितना है, देख लिए, एक बार देख लेते हैं। वो हमारा R1 का स्क्वायर प्लस R1 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू Q2 है। तो Q1 की जगह हम इसको रखेंगे, Q1 जगह पुटिंग वैल्यू ऑफ Q1 फ्रॉम इक्वेशन 2, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इंटू इक्वेशन नंबर 1 इंटू इक्वेशन 1। तो कितनी आएगी हमारी, अरे कितनी आएगा हमारा, हमको वही करना है। हमको Q1 की वैल्यू रखेंगे R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू Q2 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q नेट या Q फाइनल, या आप कह सकते हैं कि जो टोटल चार्ज है वो Q है हमारा। Q2 यहाँ से आप कॉमन लेंगे, Q2 कॉमन लेने के बाद कितना आएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस के 1 इक्वल्स टू Q। ये Q हुआ। अब आप यहाँ से Q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, Q2 की वैल्यू आएगी
क्यू R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। भाई एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपकी क्यू टू की वैल्यू आ जाएगी। अब आप इस क्यू टू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी थी हमारी? इक्वेशन नंबर 2 थी हमारी, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 थी। इसमें हम पुट कर देंगे या इसमें पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे क्यू टू की वैल्यू। तो Q1 इज इक्वल्स टू R1 का स्क्वायर इंटू आर अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू Q2 की वैल्यू रख देंगे हम, क्यू R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये हम रख देंगे। वो हमारा टोटल कितना आएगा? टोटल टोटल कितना आएगा हमारा? यहाँ से हम हमारा यहाँ से एक सेकेंड, थोड़ा सा इरेजर का वर्क पड़ गया इतने, ठीक है। जो हमारा Q1 आएगा वो आएगा हमारा इज इक्वल्स टू क्यू R1 का स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ना ये, अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये हमारा फाइनल Q1 आ जाएगा। अब हमारे पास Q1 भी है, हमारे पास Q1 भी है और Q2 भी है। अब आपको पता होगा, अब हम इसका, क्योंकि इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट कॉमन सेंटर, कंसेंट्रिक सरफेस स्फीयर्स के कॉमन सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वी रिजल्टेंट कितना होगा, V1 प्लस V2 इतना होगा। आपको V1 की वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं पता तो आपको पता होनी चाहिए, इनटू Q1/R1 होगी, और जो प्लस V2 होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q2/R2 है, Q2/R2, ये Q2 है, Q2/R2 है। आपको Q1 और Q2 की वैल्यू भी पता है, तो आप पहले R1 ओ सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K को आप कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद ये क्या आएगा? Q1/R1 प्लस Q2/R2, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद Q1 और Q2 की वैल्यू आप रखेंगे, तो हमारा जो V का रिलेशन आएगा वो आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K क्यू इंटू R1 का स्क्वायर R1 प्लस R2 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये हमारा फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। आप यहाँ Q1 और Q2 की वैल्यू रखिएगा, Q1 Q2 की वैल्यू रखने के बाद आप उसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपको जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो यही आएगा, Q इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के सेंटर पर। आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को आप हल्का सा पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको ये डेरिवेशन करने हैं तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हमारा जो चौथा टॉपिक है, जो फोर्थ टॉपिक है, हमारा फिजिक्स के एग्जाम में पूछे जाने वाला कॉमन क्वेश्चन है, वो है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैंने आपको बताया था कि जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो क्या होगा। मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये तो हमारा कॉमन इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और ये कॉमन इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 होती है। लेकिन कंडीशन अब की बार चेंज हो गई है, अब की बार जो कंडीशन है वो हमारी चेंज हो गई है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन है हमारी, जो अब की बार जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है वो रखा है हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और यहाँ पर हमने कुछ इस टाइप से अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा था। आपको ये पता था कि इस पॉइंट पर फोर्स कितना रखना लग रहा था, क्यों इंटू ई लग रहा था। इस पॉइंट पर फोर्स की कितना लग रहा था, क्यों इंटू ई लग रहा था। आपको ये भी पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से इसमें एक
कपल उत्पन्न हो गया था, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल में हल्का सा कपल डिराइव्ड हो गया था, जिस कपल को हमने टॉर्क कहा था। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जितने एंगल पर इलेक्ट्रिक डायपोल डिस्प्लेस हुआ था, उसको हमने एंगल को नाम दिया था डी थीटा, जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। कि जितने एंगल में वो रोटेट हुआ है, वो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा था आपने। कि कितने थीटा पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा था। वो कितना था? वो था डी थीटा, वो हमारा डी थीटा था। अब आपको पता है कि वर्क डन इन रोटेटिंग इन इलेक्ट्रिक डायपोल, सीधी सी बात है, आपको टॉर्क की हेल्प चाहिए। आपको पता है कि वर्क डन कितना होता है? वो होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आपको इतना भी पता है कि टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है हमारा टॉर्क होता है हमारा पी ई साइन थीटा। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा है? डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये डी डब्ल्यू है, ये यहाँ भी डी डब्ल्यू है। अब हम इसका इंटीग्रल कर देंगे। इंटीग्रल क्यों करेंगे? हम हमको वर्क डन, नेट वर्क डन चाहिए, फाइनल वर्क डन चाहिए। और उस फाइनल वर्क डन के लिए हम इसका इंटीग्रल कर देंगे। इंटीग्रल करने के बाद यहाँ भी इसका इंटीग्रेशन होएगा पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी लिमिट क्या रखेंगे कि भाई जो इलेक्ट्रिक डायपोल था, पहले वो थीटा वन पोजिशन पे था, अब वो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से थीटा टू हो गया है। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा? ये थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, आपको डी डब्ल्यू का तो पता ही होगा इंटीग्रेशन कितना आएगा। वो आएगा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू थीटा वन टू थीटा टू पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हम इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि पीई कांस्टेंट पार्ट है, सब बाहर रख लेंगे। ये हमारा थीटा वन, ये हमारा थीटा टू, ये हमारा साइन थीटा, ये हमारा डी थीटा। और इसको यहाँ करते हैं, बाकी का बचा हुआ डेरिवेशन यहाँ करते हैं। यहाँ आएगा हमारा W इज इक्वल्स टू पी ई माइनस के कॉस थीटा। आपको पता होगा कि साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रल होता है कॉस थीटा। इसकी लिमिट रखेंगे थीटा वन से थीटा टू। आपको ये भी पता है कि हम लिमिट कैसे रखते हैं? लिमिट रखते हैं पीई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस हम यहाँ ले आएंगे, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। हम ऐसे लिमिट रखते हैं। तो ये होएगा हमारा W इजिकल्स टू, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा थीटा टू। ये हमारा वर्क डन हुआ। आपको ये भी पता होगा कि हमने पिछली वीडियो में टॉर्क मिनिमम और टॉर्क मैक्सिमम के बारे में बात की थी। आपको पता होगा कि टॉर्क मिनिमम के लिए हमने एंगल कितना लिया था? टॉर्क मिनिमम के लिए हमने एंगल 0 या पाई लिया था, और टॉर्क मैक्सिमम के लिए हमने थीटा 90 डिग्री लिया था। अब हम क्या करेंगे, दो कंडीशन लगाएंगे। केस वन, इफ थीटा वन इज इक्वल्स टू 0 डिग्री या पाई डिग्री, या एंड थीटा टू इज इक्वल टू थीटा, ये थीटा टू थीटा ही है। तो हमारा नेट वर्क डन कितना होगा? तो आपको पता है कि जो पीई कोस जीरो तो वन होगा, और कोस थीटा टू की जगह हम थीटा रख रहे हैं, तो ये हमारा कोस थीटा होगा। ये हमारा वर्क डन होगा। कोस, जब एंगल 0 होगा तो हमारा वर्क डन ही होगा। और केस सेकंड हम क्या लेंगे? केस सेकंड लेंगे कि जब हमारा थीटा, इफ थीटा वन इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा टू इज इक्वल्स टू थीटा। अब हम ये वाला आ, मान के चलेंगे कि अगर हमारा थीटा 92 डिग्री होगा, थीटा हमारा थीटा टू थीटा टू थीटा और थीटा वन हमारा 90 डिग्री होगा, तो इस कंडीशन में हमारा पीई, सॉरी, वर्क डन कितना होगा? वो होगा हमारा कॉस 90, कॉस आपको पता होगा 90 क्या होता है? माइनस के कॉस 90 कितना होता है हमारा? कॉस 90 जीरो होता है, माफ कीजिएगा, कॉस 90 तो जीरो होता है। यहाँ पर जीरो आया, cos 90 रखेंगे, cos 90 रखेंगे cos जीरो, और थीटा टू तो आपका cos थीटा टू तो आपका थीटा है ही। तो ये माइनस बाहर जाएगा, तो हमारा नेट वर्क डन कितना आएगा? माइनस के पी ई कॉस थीटा। ये हमारा वर्क डन आएगा। और आपको ये भी पता होगा जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है,
जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन rotating an electric dipole is is stored in form of पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारे जो पोटेंशियल एनर्जी यू कितनी होगी, वो डब्ल्यू के इक्वल्स टू होगी, और हमारा डब्ल्यू कितना हुआ है, हमारा पीई 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरी जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो हमारे पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला होगा, वो होगा माइनस के पीई कॉस थीटा। ये हमारा वर्क डन होगा रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमारा फाइनल डेरिवेशन होगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा गया है, आपको ये करना चाहिए। अगर आपने नहीं करा है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो हमारा फाइनल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारा फाइनल इंपॉर्टेंट टॉपिक और कई बार पूछा गया है, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी डेरिवेशन पूछी जाती है। इसकी डेरिवेशन कुछ ज्यादा लेंथी नहीं है, बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं है, लेकिन इसकी जो डेरिवेशन है वो थ्योरेटिकल है। आपको थ्योरी अच्छी लिख के आनी पड़ेगी। इस वाली पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपको इसकी थ्योरी अच्छी करनी पड़ेगी, और इस थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए ही आपको मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं। इसमें क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है, आप इसकी थ्योरी पढ़िए। सपोज P1 एंड P2, ये P1 है हमारा, ये P2, ये दो मेटेलिक प्लेट्स हैं। डिस्टेंस बिटवीन देम, जिनके बीच की डिस्टेंस D है, और मतलब डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, D से रिप्रेजेंट करें कि इनके बीच की डिस्टेंस D है। एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए, और इन दोनों प्लेट का एरिया कितना है, ए हमने इसका एरिया माना है दोनों प्लेट का। लेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम बिटवीन प्लेट्स इज के, इनके बीच का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, वो हमारा के है। व्हेन प्लस क्यू इज गिवन टू प्लेट वन, वेयर, ये वेयर है, वेयर प्लस क्यू, जो प्लस क्यू चार्ज हमने वो प्लेट वन को दिया है, और माइनस क्यू चार्ज प्लेट टू को दिया है। चार्ज प्रोड्यूस ऑन प्लेट माइनस टू, वही बोला, सिंस प्लेट P2 इज अर्थड, क्योंकि हमने P2 प्लेट अर्थ से कनेक्टेड कर रखी है। सो चार्ज ऑन प्लस क्यू, जो प्लस क्यू पर चार्ज होगा वो डिस्चार्ज होएगा, जो कि अर्थ से आ रहा है, अर्थ की वजह से। वो प्लेट टू का चार्ज, माफ कीजिएगा, प्लेट क्या आ गया यार ये, आउटर सरफेस, हाँ ओ सॉरी सॉरी, जो प्लस क्यू वाली प्लेट होगी वो डिस्चार्ज होना शुरू कर देगी, क्योंकि जो P2 प्लेट है वो हमारी अर्थिंग से कनेक्टेड है, अर्थिंग जिसको आप कह देते हैं। जो हमारी प्लेट्स P1 और P2 की अर्थ इक्वल होंगे और अपोजिट चार्जेस के होंगे, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमको बताता है। बस उसके बारे में हमें थोड़ी सी छोटी मोटी सी डेरिवेशन मान लीजिए, फॉर्मूला इसका पूछ लेता है कि डिराइव्ड एंड फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो कितना होता है, हम वो इस वीडियो के जरिए और इस टॉपिक के जरिए पर्टिकुलर टॉपिक को हम आपको समझाएंगे। वो होता है हमारा सरफेस डेंसिटी, आपको सरफेस डेंसिटी पता होगी, ऑफ चार्ज ऑन प्लेट कितनी होगी, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी किस लिए, क्योंकि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सरफेस पर है, इन प्लेट की सरफेसेस पर है, इस वजह से हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसीडर करेंगे। और ईच प्लेट पर ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट कितनी होगी, ऑन ईच प्लेट कितनी होगी, वो होगी हमारी सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एरिया। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था, आपने देखा हो, जो हमारी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने कंसिडर करी थी, ये वो हमने क्यों अपॉन एरिया कंसिडर करी थी। ये एरिया पहले सर्किल का है, ये एरिया दूसरे सर्किल का है, और ये चार्ज पहले एरिया पर है, ये चार्ज दूसरे एरिया पर है। आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी इस वाली कंडीशन में क्या लगेगा, क्यों अपॉन एरिया, पहले जो इस प्लेट पर चार्ज है उसका एरिया, जो इस प्लेट पर चार्ज है वो उसका एरिया, वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, माफ कीजिएगा, वो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, सिग्मा अपॉन है। आपको ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी क्यों चार्ज की वजह से, वो होगी E इक्वल्स टू, या ऐसा कीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इन दोनों प्लेट्स के बीच में वो कितनी होगी, वो होगी सिग्मा अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये होगी नहीं होगी। और आपको पता है कि जो सिग्मा है उसकी वैल्यू कितनी है,
वो हमारी क्यू अपॉन है। हम यहाँ सिग्मा की वैल्यू रख देंगे, सिग्मा की वैल्यू रखेंगे तो हमारी सिग्मा की वैल्यू आएगी, माफ कीजिएगा, सिग्मा की वैल्यू रखने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो आएगी के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। लेट, अब हम क्या करेंगे, हम पोटेंशियल मानेंगे, लेट पोटेंशियल डिफरेंस मानेंगे कि जो इनके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, इज बिटवीन प्लेट्स इज वी है। माना कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई इक्वल्स टू वी अपॉन डी हो जाएगी, या ऐसे कह लेंगे हम, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो वी इक्वल्स टू ई इंटू डी हो जाएगा। आपको ई की वैल्यू पता है क्या है, ई की वैल्यू कितनी है, आप वी इक्वल्स टू ई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आएगा क्यू डी अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, इतना हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। आपको ये भी पता है कि जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होता है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होता है वो कितना होता है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 100, वो कितना होता है, वो हमारा होता है Q अपॉन V। आपको समझ आया कितना होता है, वो होता है C इक्वल्स टू Q अपॉन V। हमारा कैपेसिटेंस होता है, पहले प्लेट कैपेसिटर का है, कैपेसिटर का वो कितना होगा Q अपॉन V की वैल्यू आप रखेंगे, V की वैल्यू क्या है क्यू डी अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये हमारा कैपेसिटेंस होगा किसी कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस इतना होगा। आपको ये भी पता है कि इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटू ए इंटू क्यू अपॉन क्यू डी। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लिया हमने, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्यू को क्यू से कैंसिल आउट किया, तो ये कितना आएगा क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। ये हमारा फॉर्मूला डिराइव करने के लिए पूछता है। और आपको ये भी पता होगा कि जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट का, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, उसका रिलेशन, पैरेलल प्लेट का रिलेशन कुछ इस टाइप का होता है, रिलेशन भी आपको लिख देंगे तो अच्छा ही होगा। जिसका पहला रिलेशन होता है वो होता है एरिया के साथ। एरिया के साथ क्या रिलेशन होता है कैपेसिटेंस का, वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना एरिया बढ़ेगा उतना कैपेसिटेंस बढ़ेगा, अगर वे एरिया घटेगा तो हमारा कैपेसिटेंस भी घटेगा, वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात, वो जो इनके पैरेलल प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस होती है, ये वाली जो पैरेलल प्लेट के बीच की डिस्टेंस होती है, कहाँ गई, एक सेकेंड आप रुकिएगा, स्लाइड के पास, हाँ, जो ये बीच की डिस्टेंस होती है वो इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है, इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, कम होगी, उतनी ही ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, या जितना ज्यादा कैपेसिटेंस कम होगा उतनी ही ज्यादा उनके बीच की डिस्टेंस होगी। तो इसका जो दूसरा रिलेशन आएगा वो ये आएगा कि जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों प्लेट के बीच की स्मॉल डिस्टेंस के। तो इसका तीसरा रिलेशन होता है वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ, जो मीडियम होता है दोनों प्लेट्स के बीच में, मीडियम होता है उसके साथ, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा आज का टॉपिक था, और ये हमारे आज के टॉपिक की फाइनल डेरिवेशन थी। और भी अगर शायद देखता हूँ एक आधा टॉपिक और है, नहीं भाई और कोई टॉपिक नहीं है, ये हमारा आज का टॉपिक था। और ये टॉपिक कई बार पूछा गया है, देखते हैं कितनी बार पूछा गया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये टॉपिक 14, 15, 16, 17, 18 में पूछा गया है, और ये वाला टॉपिक हमसे 12, 13, 16 में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन 20 में पूछा गया है। वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल 17, 19, 20, 22 में पूछा गया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 14, 15, 16, 17, 18, 22 में पूछा गया है। आप अब ये इस वीडियो से देख सकते हैं कि मैंने आपको वही टॉपिक कराया है जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, और उसी टॉपिक का मैंने आपको रिवीजन कराया, उसका डेरिवेशन कराया है। आपको इन डेरिवेशन को करने के लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप एक कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, इन डेरिवेशन को करके देखिए, इनकी थ्योरीज को लिख के देखिए, और जो थ्योरी मैंने आपको प्रोवाइड कराई है इन स्लाइड्स पर, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैंने थ्योरी अपने जितनी भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक से आने वाली है, या आपके जो एग्जाम के मैटर रिलेटेड ही थ्योरी आपके लिए प्रोवाइड की है। आप मेरी इस वीडियो से
अपने क्वेश्चन को परफेक्ट बना सकते हैं, अपने टॉपिक को परफेक्ट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस टॉपिक्स आपके क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी आप जाके देख सकते हैं। हमने वहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल करा दिया है और गॉस थ्योरम से पूछे जाने वाली इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन करा दी है, उसकी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन करा दिए हैं। और ये वही टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, हम ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करा रहे हैं। तब तक के लिए अपनी किताबों से दोस्ती बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस देखिए। जितना हम आपके लिए मैटर प्रोवाइड करा रहे हैं वो सारा का सारा मैटर सफिशियंट है, एग्जाम सफिशियंट है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और अपने दोस्तों के साथ मिलते जुलते रहिए, अपने फैमिली के साथ वक्त बताइए, ठंड बहुत है। और अपनी किताबों के साथ दोस्ती बनाए रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।